जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक साइंस सॉल्यूशंस। जो आज हमारा टॉपिक है वो अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। उसका हमारा टॉपिक है और टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज एंड यूजेस ऑफ एक्सरेज। तो एक्सरेज जो हैं एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली क्या हुई थी, डिस्कवर्ड हुई थी बाई साइंटिस्ट रोटेंजन। और रोटेंजन उस साइंटिस्ट का नाम था। कब हुई थी? 1895 में। एक जर्मन साइंटिस्ट था, फिजिक्स था रोटेंजन, उसने ये डिस्कवर की थी और एक्सीडेंटल डिस्कवर्ड हुई थी। ये नहीं एक्सीडेंटली हुई थी कि ही वाज वर्किंग ऑन कैथोड रेज। वो काम किस पर कर रहा था? कैथोड रेज पर, डिस्चार्ज 2 पर कर रहा था, काम कर रहा था। और डिस्कवर्ड क्या हो गई? ये हो गई, कैसे हुई कि वो जब प्रैक्टिकल लैब में काम कर रहा था तो उसकी जो वाइफ है, मिसेज है, उसके लिए चाय लेकर आई। तो वो जब उसकी नज़र पड़ी साइंटिस्ट की फोटोग्राफिक प्लेट पर तो उसकी वाइफ का इमेज वहाँ पर आ रहा था। उसकी वाइफ मिसेस ने जो रिंग पहनी हुई थी वो रिंग भी, उसका इमेज भी आ गया था। तो फिर उसने कहा ये कैथोड रेज नहीं है, ये कोई किसी और किस्म की रेज है। तो उसने सपोज किया था, जिस तरह आप मैथ में सपोज करते रहते हैं ABC XYZ मैथ में, उसने सपोज किया था कौन सी रेज? एक्स रेज हैं, ये कोई रेज हैं। तो इस वजह से ये नाम परमानेंट पड़ गया, एक्स रेज। डिस्कवर किया इसने, किया था रोटेंजन ने। अभी इनको मेथड्स, इनको डिस्कवर करने के क्या है, बहुत सारे, इनको प्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। एक्सरेज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी हॉस्पिटल्स में भी ये ज़रूरी है, इनके बगैर काम नहीं होता। ये हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ की लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें भी है। ये रिसर्च के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी एक्सरेज। तो एक्सरे प्रोड्यूस किससे होती है? रोटेंजन मेथड है। रोटेंजन मेथड में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसकी डिस्कवर्ड के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए सोर्स चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? टारगेट। और सेंटर में क्या चाहिए? एक्सीलेटर। सोर्स क्या है? सोर्स कोई ऐसा कोई मैटर, कोई ऐसी सोर्स होगी जिसमें से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जिससे आपने पढ़ा था कैथोड रेज में से क्या निकलते हैं, वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन निकले। आप सोर्स में कोई ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिसमें से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकले। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं, ज़रा ये इलेक्ट्रॉन्स गैस के आयोनाइजेशन से भी क्या हो सकते हैं? प्रोड्यूस हो सकते हैं। मेटल्स से भी, मेटल्स के अंदर भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को सोर्स में से निकाला जाता है। रास्ते में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, अपरेटस लगा होता है, उसका नाम है एक्सीलेटर। जैसा गाड़ी का एक्सीलेटर का काम क्या होता है? ये बाइक एक्सीलेटर उसकी स्पीड को तेज़ करता है, ये एक्सीलेटर भी इसकी स्पीड को क्या करता है? तेज़ करता है। उसके बाद ये जो रेज हैं जाकर किस पर पड़ती हैं? टारगेट मटेरियल पर पड़ती हैं। टारगेट मटेरियल कॉपर भी हो सकता है, टारगेट मटेरियल कौन हो सकता है? जिंक भी, कोई ना कोई क्या हो सकती है? मेटल। तो सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स निकले, एक्सीलेटर ने इनकी स्पीड को ज़्यादा किया। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ जाकर किस पर पड़े? टारगेट मटेरियल पर पड़े। जब पड़े तो वहां से उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट ने देखा वहां से कुछ क्या निकल रही हैं? रेज निकल रही हैं। तो इन रेज को उन्होंने क्या नाम दिया? एक्स रेज नाम दिया। अगर इन रेज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये कोई रिस्पांस शो नहीं करती, ना ये कैथोड की तरफ जाती हैं, ना ये एनोड की तरफ जाती हैं। लेकिन अगर आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पांस शो करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, इनकी डिस्कवरी कैसी हुई थी? एक्सीडेंटल हुई थी। रोटेंजन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। डिस्चार्ज ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने उसके दौरान ये रेस क्या की? वहाँ पर देखी। और आजकल इसको मेथड तैयार करने के लिए आपको चाहिए सोर्स चाहिए, कोई ऐसी मेटल चाहिए, कोई गैस चाहिए जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, निकलें, इजेक्ट हों। फिर एक्सीलेटर इसके रास्ते में रखते हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को तेज़ करता है। और सामने क्या होता है? फिर टारगेट मटेरियल पर जाकर क्या होती हैं? ये पड़ती हैं। तो टारगेट मटेरियल से फिर रेज निकलती हैं। ये रेज जाकर फिर आगे फोटोग्राफिक प्लेट आप रख लें। फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होती हैं? ये अपना रिस्पांस शो करती हैं।
तो डी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द थ्योरी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ दिस रेस। इन थ्योरी, इन रेस की प्रोडक्शन के बारे में क्या थ्योरी है। तो डी स्टूडेंट, थ्योरी ये है कि प्रोडक्शन के बारे में इनकी थ्योरी ये है कि फॉर एग्जाम्पल इसकी ये आपके पास क्या है, टारगेट मटेरियल किसका बना होता है, कॉपर का, या किसका बना होता है, जिंक का। इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस के बाद क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। शेल में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, इनमें आने पड़े क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर इसका तीसरा शेल्स है, तीस शेल्स में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के बाद पहला शेल कौन सा होता है, के होता है, दूसरा कौन सा होता है, एल होता है, तीसरा कौन सा होता है, एम होता है, फिर एन होता है। जब यहाँ से सोर्स है, कोई सोर्स है, क्या आएगा, फास्ट इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स आएगा। एक्सेलरेटर उसको क्या करेगा, एक्सेलरेटर उसको फास्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जाकर पड़ते हैं किस पर, ये आउटर शेल में से गुजर कर ये इनर शेल में जाते हैं। इनर जो शेल होता है न्यूक्लियस के बाद, वो कौन सा शेल है, के शेल। ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, ये तेज़ी के साथ इनर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो इनर शेल की एनर्जी आपको पता है, के की एनर्जी क्या होती है, लो होती है, एल की उससे ज़्यादा होती है, एम की उससे ज़्यादा होती है, एन की उससे ज़्यादा होती है। और आपने यही पढ़ा है कि हर चीज़ की कोई भी चीज़ जो स्टेबल रहती है, वो स्टेबल चीज़ किस में रहती है, लो एनर्जी। जिस चीज़ की एनर्जी लो हो तो वो क्या होती है, स्टेबल होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूव इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नल सोर्स है, जाकर आपके टारगेट मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो टारगेट मटेरियल जो आपको होता है किसका बना होता है, एटम्स का बना है, चाहे ये जिंक है या कॉपर है। तो ये एटम से मिलकर बना है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। जब ये फास्ट मूव इलेक्ट्रॉन, ये आपके इनर जो कोर के इलेक्ट्रॉन, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, इसको स्ट्राइक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, एजेक्ट हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाएगा तो इस शेल में इलेक्ट्रॉन की क्या पैदा होगी, वैकेंसी पैदा होगी। और जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि हर चीज़ स्टेबल होती है, किसमें, लो एनर्जी में चीज़ क्या होती है, स्टेबल होती है। जब के शेल में इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो के शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होगी। तो एल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एल का इलेक्ट्रॉन उस कमी को पूरी करने की कोशिश करेगा। के का इलेक्ट्रॉन निकल गया, एल का इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आकर क्या करेगा, स्ट्राइक, उसके ऊपर आकर उसकी जगह क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। ज़रा जब एल ऊपर, आपने क्या पढ़ा, के शेल लोअर ऑर्बिट है, एल उससे ऊपर है, एम उससे ऊपर है। के की एनर्जी लो है, एल की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, एम की उससे हाई है। जब के की वैकेंसी, के शेल में वैकेंसी पैदा होगी, उसकी जगह किसका इलेक्ट्रॉन आएगा, एल का आएगा। तो एल का इलेक्ट्रॉन जब के में जाएगा तो एल की एनर्जी ज़्यादा थी, के की एनर्जी क्या है, कम है। फिर क्या होगा, जब ज़रा कोई चीज़ हाई एनर्जी से लो में जाती है, तो आपने क्या पढ़ा है, नील बोर का मॉडल यही कहता है कि जब कुछ इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हाई में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब वो हाई से लो में आएगा वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो डी स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन के वाला निकल गया, उसकी जगह एल वाला इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, वहाँ पर आ गया। जब एल वाला इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आ गया तो एल वाले की एनर्जी ज़्यादा थी और के में एनर्जी क्या है, कम है। तो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। फॉर एग्जाम्पल के की एनर्जी 30 है, एल की एनर्जी 60 है, इसकी एनर्जी 90 है। ज़ाहिर जब एल की एनर्जी 60 है, एल वाला इलेक्ट्रॉन के में जाएगा, के की एनर्जी क्या है, 30 है। तो ज़ाहिर हर चीज़ की कोशिश होती है कि वो क्या हो, उसकी एनर्जी लो एनर्जी वाली चीज़ क्या होती है, स्टेबल होती है। तो के का इलेक्ट्रॉन एल का इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करेगा। क्यों रिलीज़ करेगा, वो इसलिए रिलीज़ करेगा, ज़रा उसकी एनर्जी ज़्यादा है, 60 है, और उसकी कितनी है, 30 है, वैसे ही वैल्यू आपको बता रहा हूँ। तो जब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा तो ये एनर्जी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ रेस। इन रेस को क्या कहते हैं, एक्स रेस कहते हैं। एनर्जी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आपके ये छतों पर जो चादर डाली होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वो ब्राइटनेस मेटल दूर से आपको चमकती नज़र आती है। उसकी वजह क्या होती है कि ये मेटल्स, जो आपकी जो चादर होती है, छत होते हैं, कोई भी और मटेरियल है, वो मेटल का मिलकर बना हुआ, और मेटल्स के ऊपर जब सनलाइट आकर पड़ती है तो मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जब हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो हाई एनर्जी स्टेट जो होती है, लो एनर्जी स्टेट स्टेबल होती है, हाई एनर्जी स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस नीचे आते हैं। जब वो वापस नीचे आते हैं तो वो लाइट जो उन्होंने एब्जॉर्ब करके ऊपर गए थे वो दोबारा क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ज़ाहिर है लो से हाई में गए तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गए, और हाई में वो वापस नीचे आएंगे तो वो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की हुई है वो एनर्जी दोबारा क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। वो जो एनर्जी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसलिए ये जो चादर होती हैं, मेटल्स होती हैं, आपको दूर से चमकती हुई नज़र आती हैं। इसी वजह से तो बाज़ दफ़ा एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जैसे चादर जो मेटल्स
की जो शीट्स होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेज। फिर बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन आप मेटल्स की वायर्स को देखें, वहाँ पर वो गर्म होती है, उसमें एनर्जी कभी हीट की फॉर्म में होती है। तो ये कि एक्सरे पैदा कैसे होंगी, जब उसकी थ्योरी क्या है कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकलेंगे, एक्सीलरेटर को फास्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, जेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, उसके अंदर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए फिर ज़रा हाई शेल के इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन जो एल का भी आ सकता है, एम का भी आ सकता है, एन का भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन उसकी जगह क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। और साथ एक और बात बता दूं कि अगर आप टारगेट मटेरियल कॉपर यूज़ करेंगे तो उसके लिए इसकी जो पैदा होने वाली एक्सरेज है उनकी वेवलेंथ, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ और होंगी। जब आप जिंक को यूज़ करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, कुछ और होंगी। ये हम पढ़ेंगे भी, लाभ पढ़ेंगे। तो ये डिपेंड किस पर करता है, उसकी न्यूक्लियस पर करता है। ज़ाहिर कॉपर है उसमें 29 प्रोटॉन है का, जिंक में 30 है, लेड इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर कुछ और सिस्टम है। तो ये एक्सरेज की जो नेचर है ये डिपेंड करती है किस पर, कौन सी टाइप ऑफ मेटल्स जो आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज ए नोड। जो आपने कैथोड रेस पढ़ा था, कैथोड रेस में तो उसकी नेचर किसी पर डिपेंड नहीं करता। आप कोई भी गैस यूज़ करें उसके अंदर, कैथोड रेस के अंदर, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस यूज़ करें तो उसकी नेचर क्या रहती है, सेम रहती है कोई भी। लेकिन यहाँ पर क्या चक्कर है कि आप इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं जो एक्सेस मेटल आपने कौन सी यूज़ किया, कॉपर यूज़ किया उसकी नेचर उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी। जब आपने जिंक यूज़ करेंगे कुछ और होंगी, लेड मेटल यूज़ करेंगे एज ए टारगेट उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, कुछ और होंगी। डिपेंड करता है इसकी प्रॉपर्टीज़ टाइप ऑफ केस पर। फिर डी स्टूडेंट्स इसकी एक्सरेज की टाइप्स भी हैं। टाइप्स कौन कौन सी हैं, टाइप्स एक टाइप्स फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से के अल्फ़ा भी होती हैं, फिर के क्या होती हैं, बीटा होती हैं, और के क्या होती हैं, गेमा होती हैं। ये के अल्फ़ा कौन सी हैं, अगर देखें ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर है जब ये इनर शेल कौन सा होता है, के ऊपर जाकर स्ट्राइक करता है, के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव करता है। के में वैकेंसी क्रिएट होगी, इस वैकेंसी को कौन फिल करता है, के अंदर वैकेंसी को पूरा करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है, एल के जो इलेक्ट्रॉन है वो जम लगाता है किधर, के से। एल और के अंदर कितने का फ़र्क है, एक का, के बाद एल शेल है। अगर एक यानी दूसरा जो उसका सक्सेसर शेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है के अंदर, तो के से फिर आगे से रेज निकलती हैं, रेज को क्या कहेंगे, के अल्फ़ा। यानी एल का इलेक्ट्रॉन ज़रा जब आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे के पर, के शेल के इलेक्ट्रॉन पर, के शेल के इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसकी वैकेंसी को पूरा करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है, एल से आता है, तो उससे जो रेस पैदा होंगी उसको क्या कहेंगे, के अल्फ़ा। अगर डी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन किस में था, एम में था, एम का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। जब एम का इलेक्ट्रॉन के का इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्यों निकला, आपने फास्ट मूव इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर स्ट्राइक किया। जब एम का इलेक्ट्रॉन निकल गया, के का इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसकी वैकेंसी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, डी स्टूडेंट, एम का इलेक्ट्रॉन कमी पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन, के की कमी पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन एम से आता है। तो ज़ाहिर है के बाद एल है, एल के बाद एम है, यानी दो का फर्क आ गया, पहले एक का फर्क था अभी दो का आ गया। ये जो रेस पैदा होगी इसको आप क्या कहेंगे, के बीटा, क्या कहेंगे, के बीटा। और अगर के अंदर वैकेंसी पूरी हो गई, वैकेंसी होगी, फाजा में देखें ये के का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, इसकी कमी पूरी करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन आया, एल से आ गया इलेक्ट्रॉन, इसको आप कहेंगे के अल्फा। अगर ये आपका के का इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसकी कमी पूरी करने के लिए ये के है, ये एल है, ये एम है, किसके इलेक्ट्रॉन आ गए, एम से इलेक्ट्रॉन आ गया। जब एम से इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसको ज़रा एक डिफरेंस है, इसको आप क्या कहेंगे, के बीटा कहेंगे। और अगर ये के, ये एल है, ये एम है, और ये क्या है, एन है, अगर के का इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसकी जगह एन से इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी 3 के गैप। देखें के और एल में एक ही का फर्क है, के अल्फा है, फिर वो के से निकला है तो के अल्फा, के से निकले है लेकिन एम से आया उसकी जगह, उसको क्या कहेंगे, के बीटा। तो के अल्फा कौन सा है, जब इलेक्ट्रॉन के से निकले उसकी जगह एल वाला उसकी जगह ले ले, उसको ऑक्यूपाई करे, उसको के अल्फा कहेंगे। जब के का इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो के रेज हो गई, और वो एम से ने उसकी कमी पूरी कर दी, उसको क्या कहेंगे, के बीटा। और अगर ये जिस तरह ये के का इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसकी जगह कहाँ से आया है, एन से आया है, तो उसको आप क्या कहेंगे, के गेमा। के गेमा कौन सा होता है, जब एन का इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके अंदर, के अंदर, यानी 3 के डिफरेंस के बाद जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे के गेमा। ये होगी रेस। दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि फिर इसी तरह अगर ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है के की बजाय ये एल पर स्ट्राइक करते हैं, फिर क्या होगा,
फिर क्या होगा ये स्टूडेंट्स, अगर के फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के की बजाय किस पर मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये क्या है, ये एल शेल है, ये क्या है, एम है। बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, वो के पर स्ट्राइक नहीं करता, वो एल पर स्ट्राइक करता है। एल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उसको वहां से एजेक्ट कर लेता है। एल में वैकेंसी क्रिएट होगी, इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए ज़रा के से तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, क्योंकि हमेशा चीज़ किधर जाती है, जहाँ एनर्जी लो, के की एनर्जी लो है, एल की हाई है, के एल में नहीं जाएगा, क्योंकि एल की एनर्जी हाई है, लो से हाई में नहीं जाता, क्योंकि कोई हर चीज़ की कोशिश में क्या हो जाऊँ, स्टेबल हो जाऊँ। के ऑलरेडी स्टेबल है, वो एल में जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, एल की एनर्जी हाई है। लेकिन एल जो है सूट किसको करता है, एम को करता है, क्योंकि एम की एनर्जी हाई थी, एल की एनर्जी क्या है, लो है। जब एल का इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होगा, उसकी जगह किसका इलेक्ट्रॉन आएगा, एम का आएगा। जब एम का इलेक्ट्रॉन आएगा, किसकी जगह, एल की जगह आएगा, और जब उसकी जगह ऑक्यूपाई करेगा तो ज़रा एम की एनर्जी हाई थी और एल की एनर्जी क्या थी, लो थी, तो वो बाकी जो एनर्जी का फर्क है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा किसी फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ रेज। इन रेज को क्या कहते हैं, एक्स रेज। इन रेज को आप क्या कहेंगे, इनको कहेंगे एल अल्फा। ए के फर्क से आया उसको क्या कहेंगे, एल अल्फा। अगर एल का इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसकी जगह किसका इलेक्ट्रॉन है, एन से इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी ऊपर वाले से आ गया। एल की जगह किसका इलेक्ट्रॉन आ गया, एन का आ गया, एन का इलेक्ट्रॉन एल में आ गया, दो का डिफरेंस से आया, उसको आप क्या कहेंगे, एल बीटा। क्या कहेंगे, एल बीटा। एम से एल में आया तो एल अल्फा, एन से एल में आया तो क्या कहेंगे, एल क्या कहेंगे, बीटा। क्या कहेंगे, एल बीटा। तो ये डिपेंड किस पर, रेस की टाइप डिपेंड करते हैं, डिपेंड करती है आपका इलेक्ट्रॉन एजेक्ट किस तरह से हो, कैसे हुआ तो उसके नाम से के लगेगा। फिर ए के फर्क ऊपर वाला आया तो के अल्फा, फिर एम से आया तो के बीटा, एन से आया तो क्या होगा, के गेमा। इसी तरह जो अगर एल से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हुआ, उसकी जगह एम से इलेक्ट्रॉन आया तो एल अल्फा। अगर एल का इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हुआ, उसकी जगह एन से आया तो उसको क्या कहेंगे, एल बीटा एंड सो ऑन। ये इसकी टाइप होगी, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ से और उसकी वैकेंसी को किस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, पूरा किया है। ये थी एक्सरे की डिस्कवरी कैसी हुई, उसकी प्रोडक्शन कैसी हुई, और तीसरी जो बात है वो क्या है डी स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन के बाद तीसरी जो चीज़ है उसकी क्या है, टाइप्स हैं। अभी चौथी इसकी पढ़ते हैं, इनकी एक्सरेस के हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट्स, एक्सरेस की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ये हैं कि एक्स रेस जो है ये असल में इन पर कोई चार्ज नहीं है। ये कौन से पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल रेज हैं, इन पर कोई ऊपर चार्ज नहीं है। जिस तरह होता है ना अल्फा रेस पर पॉजिटिव चार्ज है, बीटा रेस पर नेगेटिव चार्ज है, एक्स रेस पर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है कि जो एक्स रेज हैं ये कौन सा बिहेवियर शो करती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नेचर में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिस्पांस शो करती हैं, इनके उसमें रखें। मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या शो करती हैं, रिस्पांस शो करती हैं। न्यूट्रल रेज हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स को क्या करती हैं, रिस्पांस क्या करती हैं, शो करती हैं। और तीसरी बात जो जी स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी, ये जो रेज हैं ये क्या आयोनाइजेशन पावर रखती हैं, बहुत ज़्यादा ये आयोनाइजेशन पावर रखती हैं। आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप इन रेज को गैस में से गुजारेंगे तो ये गैस में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगी, इजेक्ट कर लेंगी। आपकी जो गैस है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। अगर ये वाली जो एक्स रेज हैं ये अगर आप किसी बॉडी पर पड़ती हैं, टिश्यू पर पड़ती हैं, टिश्यूज़ वगैरह पर पड़ती हैं तो ये टिश्यू को भी क्या कर देती हैं, तबाह कर देती है, आयोनाइज कर लेती हैं। इसलिए डॉक्टर्स कहते होते हैं कि आप ज़्यादा एक्सरेज ना करवाएं, ज़्यादा एक्सरे करने से आपके जो बॉडी के टिश्यू है वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत हाई एनर्जी रेज हैं। तो इनकी एक्सरेज की क्या है, बहुत हाई एनर्जी, इनकी हाई क्या है, एनर्जी है। और जिस चीज़ की एनर्जी हाई हो तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, हाई। इनकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, हाई होती है। और आपने पढ़ा है फिजिक्स में फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ अपोजिट है। इनकी एनर्जी हाई है, फ्रिक्वेंसी हाई है, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लो वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ क्या है, बहुत लो होती है, हाई एनर्जी रेज हैं। अगर आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ड्रा करें पूरा स्पेक्ट्रम तो सबसे पहले कौन सी रेज आती हैं, कॉस्मिक रेज सबसे एनर्जेटिक है। दूसरे नंबर पर कौन सी आती हैं, गैमा रेज,
गेमा रेज एनर्जेटिक हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सी रेज है? एक्स रेज बहुत एनर्जेटिक रेज हैं। फिर उसके बाद एक्स रेज के बाद फिर अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती हैं, फिर विजिबल आ जाती हैं, फिर IR आ जाता है, फिर माइक्रोवेव्स आ जाता है, फिर कौन सी आ जाती हैं? रेडियो वेव्स। यानी ये जो है ये किस साइड पर है? ये बहुत हाई एनर्जी क्या रेज हैं। और न्यूट्रल रेज हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो करती हैं, उसको भी रिस्पांस शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को भी रिस्पांस शो करती हैं। ये किसी गैस को में से पास हो, गैस की आयोनाइजेशन कर सकती हैं, टिश्यू में से गुजरे उसकी आयोनाइजेशन कर सकती हैं। इस तरह इनकी एनर्जी हाई है, फ्रिक्वेंसी हाई है, वेवलेंथ क्या होती है? लो होती है। तो ये इनकी क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद जो है इनकी क्या चीज़ है? यूजेस है। यूजेस डियर स्टूडेंट्स, यूजेस इसके सबसे बड़ा जो यूज़ है ये किस में यूज़ होती है? मेडिसिन में यूज़ होती है। किसके लिए? डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस ऑफ फ्रैक्चर्स। आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, ज़ख्म आ गया हड्डी का, तो वो एक्सरेज की मदद से वो क्या होती हैं? डायग्नोज होती हैं। लेकिन एक्सरे हमेशा किसका होता है? हड्डी का होता है, टिश्यू का नहीं होता। क्योंकि जो हमारा गोश्त होता है ये नरम होता है, तो इनकी एनर्जी चूँकि बहुत हाई होती है, इनकी हाई एनर्जी होती है, इनकी जो स्पीड है वो भी क्या होती है? बहुत हाई होती है। ये जो है ये हमारे टिश्यू में से बहुत फास्टली मूव करती हैं, इसलिए वे उसका इमेज नहीं ले सकती। लेकिन जब ये हड्डी वगैरह में से गुजरती हैं तो हड्डी में से ज़रा वो हार्ड मटेरियल है, इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, ये क्या कर सकती हैं? उसका इमेज भी ले सकती हैं। इस बेस पर एक्सरे जो टेक्नोलॉजी है, फिर एक्सरे के बाद दूसरा आ गया जो MRI वगैरह है, वो सब में ये रेज क्या होती हैं? यूज़ होती हैं। एक्सरेज यूज़ होती हैं, ये मेडिसन में इस्तेमाल होती हैं। फ्रैक्चर्स कहीं फ्रैक्चर्स बॉडी में हो उसको ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दूसरा ये स्टूडेंट ये केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होती हैं। किस लिए? टू फाइंड द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टलाइन कंपाउंड। लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, बल्कि आप आगे भी जाकर पढ़ेंगे, 9th में भी आपने पढ़ा है। मटीरियल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टल, एक होता है अमॉर्फस। क्रिस्टल वो चीज़ होती है जिसमें एटम रेगुलरली अरेंज हो। फिर क्रिस्टल की भी 7 शेप्स होती हैं। बाद में एटम क्यूबिक फॉर्म में अरेंज होते हैं, बाद में हेक्सागोनल्स होते हैं, हाँ, बाद में ट्राइक्लिनिक होते हैं। तो ट्राइक्लिनिक होते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं जी, आपका जो सोडियम क्लोराइड है, अगर उसकी जो क्रिस्टल है उसको आप देखें तो उसकी जो शेप है वो क्या होती है? क्यूबिक होती है। हमें किस टेक्नोलॉजी ने बताया? एक्सरे ने बताया ना। सोडियम क्लोराइड का जब स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड अरेंज होते हैं क्रिस्टल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। तो ये हमें किसने बताया? एक्सरे ने बताया। फिर आप देख लें, आपने पढ़ा जी डायमंड के अंदर, आपने पढ़ा डायमंड के अंदर जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? टेट्राहेड्रल अरेंज होते हैं। यानी एक कार्बन कितने के साथ जुड़ा होता है? 4 के साथ होता है। ये जो प्रॉपर्टी है हमें किसने बताई है? एक्सरे ने बताई है। फिर आप देख लें ग्रेफाइट को देखें, ग्रेफाइट डायमंड की जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है कार्बन की ग्रेफाइट, उसमें आपने पढ़ा ग्रेफाइट के अंदर एटम जो होते हैं किस तरह अरेंज होते हैं? हेक्सागोनल फॉर्म में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। इसमें एक एटम 4 के साथ जुड़ा होता है, इसमें एक एटम कितने के साथ जुड़ा होता है? 6 के साथ जुड़ा होता है। तो इस सोडियम क्लोराइड क्यूबिक है, किसने बताया? एक्सरे ने बताया। यानी ये मॉलिक्यूल्स की क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को ट्रेस करने के लिए, उसको स्टडी के लिए भी फाइंड होता है। फिर इसके अलावा जो आप कहते हैं जी बाण, इसके उसका कहते होते हैं तीसरा बकी बाल में आप कहते हैं बकी बाल में एटम्स जो होते हैं वो पेंटागोनस भी होते हैं और हेक्सागोनस भी होते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर हमें किसने बताया? ये एक्सरेज ने बताया। तीसरा इसके अलावा जो हम पढ़ते रहते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ हम कहते हैं जी कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इस तरह 1.54 नैनोमीटर 154 एंगस्ट्रॉम। इसका कार्बन का अगर से डबल बॉन्ड होता है 134 होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कितना होता है? 120 होता है। तो ये बॉन्ड लेंथ हमें कौन बताता है? एक्सरे पता चलता है। कुछ सॉलिड केमिकल उसमें से एक्सरेज पास होती हैं तो उससे उसका स्ट्रक्चर फाइंड हो जाता है, उसकी बॉन्ड लेंथ फाइंड हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है डियर स्टूडेंट? इसका नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? एक्सरे डिफ्रैक्शन, XRD। जब भी कोई नया केमिकल डिस्कवर्ड होता है, कोई कंपाउंड डिस्कवर्ड होता है, तो उसके स्ट्रक्चर को इस टेक्नोलॉजी की मदद से फाइंड किया जाता है। उसमें एटम क्यूबिक हैं, हेक्सागोनल हैं, पेंटागोनल हैं,
किसे कहते हैं, जिसमें एटम रेगुलरली अरेंज हो। क्रिस्टल की भी 7 सिस्टम है आगे से, तो कौन सा सिस्टम है ये हमें कौन बताएगा, एक्सरे बताएगा। और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं XRD या एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे क्या करती हैं पता है, ये जाकर स्ट्राइक करती हैं उस मटेरियल पर, स्ट्राइक करती हैं और स्ट्राइक करने के बाद उसके स्ट्रक्चर को क्या कर लेती हैं, फाइंड कर लेती हैं। किसी भी पार्टिकल एक्सरे के जरिए हम उस चीज़ के साइज़ को फाइंड कर सकते हैं जिसका साइज़ एक्सरे की वेवलेंथ के क्या होगा, बराबर होगा। एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो किस में होती है, नैनोमीटर में होती है। और हर वो चीज़ जिसका साइज़ नैनोमीटर में है वो हम एक्सरे की मदद से उसके साइज़ को ट्रेस कर सकते हैं। वो क्या बताया मैंने कि XRD के लिए जो आपका पार्टिकल्स का जो साइज़ है, फॉर एग्जाम्पल हम फाइंड करते हैं जी कार्बन का ऑक्सीजन बॉन्ड कितना है 1.54 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर है, तो एक्स्ट्रा नैनोमीटर में। तो इस तरह एक्सरे की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी किस में है, एक्सरे जब आप वो स्पेक्ट्रम पढ़ते होते हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे, इसमें आप देखेंगे जो इस तरफ वाली होती हैं इनकी फ्रिक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ किस में होती है, मीटर या मिलीमीटर में होती है, और इधर वाली की नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में होती है। तो चूंकि इनका जो फ्रिक्वेंसी है वो एंगस्ट्रॉम में, इनकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में, तो ये हर उस चीज़ को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं जिसकी वेवलेंथ या जिसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी वो किस में होगी, एंगस्ट्रॉम में होगी। तो यूजेस इसके और भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो मेडिसन में, दूसरे नंबर पर ये यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, बॉन्डिंग को फाइंड करने के लिए। इसके अलावा जी स्टूडेंट्स एक्सरे जो है ये किसी चीज़ की आयोनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। आप गैस है उसकी आयोनाइजेशन करना चाहते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, उसमें से भी एक्सरेस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये इसकी एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, एक्सरे डिस्कवर कैसी हो, इनकी प्रोडक्शन कैसे की जाती है, इनकी टाइप्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यूजेस क्या हैं। फिर भी आपको इससे रिलेटेड अगर कोई मटेरियल चाहिए मज़ीद, तो या ऐसे पुराने लेक्चर चाहिए तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चैनल में जाकर देखें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हमारे तमाम लेक्चर वहाँ से देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।